किसान भाइयों नमस्कार। आज हमारे प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जन्म दिवस के पूर्व सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की घोषणा की गई। वाजपेयी जी किसानों के विकास के लिए निरंतर कार्य करते रहे हैं। आज वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। किसान भाइयों, अब नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। किसानों को सिखाए गए बीज उत्पादन के तरीके, मछली पालन से कमाए लाखों, लखनऊ में लगेगा ऑटोमेटिक दही प्लांट और ई रिटेलिंग कंपनी ऑनलाइन बेचेगी कृषि उत्पाद। और अब कृषि समाचार विस्तार से। किसान अपनी जमीन पर खुद बीज तैयार कर सकते हैं। उन्हें बाहर से बीज खरीदने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। किसान के पास बीज उत्पादन के सभी संसाधन उपलब्ध होते हैं। ये बातें कृषि रक्षा इकाई प्रभारी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जयंती के अवसर पर काकोरी में राजकीय कृषि बीज भंडार में बीज ग्राम योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण के दौरान कही। माल ब्लॉक के एक मछली पालक किसान ने ये बात सिद्ध कर दी है। उन्हें मछली पालन में जिले में पहला स्थान मिला है। उन्होंने बताया कि गांव के तालाब में कुल 3,100 रुपए के बीज उन्होंने डाले थे। इससे 6 महीने में 1,06,000 रुपए की मछलियां बेची। मछली के अच्छे उत्पादन के लिए वे तालाब को थोड़ा खोदते और गोड़ते हैं, फिर पानी भरकर मछली बीज डालते हैं। इसके बाद नेटिंग का प्रयोग करते हैं। इससे मछलियां खूब दौड़ती भागती हैं, जिससे मछलियों का वजन और आकार खूब बढ़ जाता है, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री ने कहा है कि पराग को प्रतिस्पर्धा में आगे लाने के लिए इसकी सूरत बदली जाएगी। उन्होंने बताया कि दुग्ध संघ लखनऊ में नई तकनीक से युक्त 25 मीट्रिक दैनिक क्षमता का ऑटोमेटिक दही प्लांट लगाया जा रहा है। इसके अलावा 10,000 बोतल प्रतिदिन की क्षमता वाले ऑटोमेटिक फ्लेवर्ड मिल्क प्लांट की स्थापना भी की जा रही है। साथ ही कानपुर में 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाले पाउडर प्लांट की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी गई है। एक प्रमुख ई रिटेलिंग कंपनी ने किसान दिवस पर द एग्री स्टोर शुरू करने की घोषणा की है। इस ऑनलाइन स्टोर से किसानों को बीज, खाद, सिंचाई उपकरण और अन्य सामान उपलब्ध होगा। इस स्टोर में जल्द ही हिंदी ऑनलाइन संस्करण भी शुरू किया जाएगा। इससे किसानों को चुनाव करने में आसानी होगी। कंपनी के अनुसार इस सुविधा से किसान अब केवल एक बटन दबाकर अपना मनपसंद कृषि उत्पाद पा सकेंगे। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते की जाने वाली कृषि गतिविधियां। किसान भाइयों को सलाह है कि वे इस मौसम में तैयार खेतों में प्याज की रोपाई करें। रोपाई वाले पौधे 6 सप्ताह से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। पौधों को छोटी क्यारियों में रोपाई करें। हवा में अधिक नमी के कारण आलू की कुफरी बहार में पछेती झुलसा रोग आने की संभावना है, इसलिए फसल की नियमित निगरानी करें। गोभी वर्गीय सब्जियों में पत्ती खाने वाले कीटों की निरंतर निगरानी करते रहें। किसान भाई सब्जियों की निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को हटाएं और उर्वरकों का बुरकाव करें। सापेक्षित आर्द्रता को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि वे सरसों में सफेद रतुआ रोग की निरंतर निगरानी करते रहें। गेंदे की फसल में पुष्प सड़न रोग के आक्रमण की निगरानी करते रहें। यदि लक्षण दिखाई दें तो बाविस्टिन को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में या इंडोफिल एम 45 की 2 मिलीलीटर की मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। चावल की बात करें तो चावल लखनऊ की मंडी में 2,055 रुपए, सीतापुर में 2,110 रुपए, फैजाबाद में 2,040 रुपए और रायबरेली में 1,980 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गेहूं
लखनऊ मंडी में 1,500 रुपये, सीतापुर में 1,500 रुपये, फैज़ाबाद में 1,485 रुपये और रायबरेली में 1,455 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चने की बात करें तो चना लखनऊ मंडी में 3,580 रुपये, सीतापुर में 3,500 रुपये, फैज़ाबाद में 3,670 रुपये और रायबरेली में 3,730 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। मसूर की बात की जाए तो मसूर लखनऊ मंडी में 5,350 रुपये, सीतापुर में 5,190 रुपये, फैज़ाबाद में 5,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। उड़द लखनऊ मंडी में 5,160 रुपये, हरदोई में 4,950 रुपये और रायबरेली में 4,850 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गुड़ लखनऊ मंडी में 2,600 रुपये, सीतापुर में 2,300 रुपये, फैज़ाबाद में 3,160 रुपये और रायबरेली में 2,660 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। सरसों का भाव लखनऊ मंडी में 3,350 रुपये, सीतापुर में 3,250 रुपये, फैज़ाबाद में 3,180 रुपये और रायबरेली में 3,250 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। आज क्रिसमस का पर्व उल्लासपूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आप सभी दर्शकों को दूरदर्शन परिवार की ओर से क्रिसमस के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1,000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1,000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद आज के फोन इन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे पशुपालन के विषय में और इस पर जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया है पशुपालन विभाग के ग्रेड 1 अपर निदेशक डॉक्टर राजेश वार्ष्णेय को।
और इससे पहले कि हम अपना कार्यक्रम आरंभ करें, कागज कलम उठा लीजिए और नोट कर लीजिए हमारे फोन नंबर, ताकि आप अपने फोन के द्वारा अपनी शंकाओं का समाधान कर सकें। 0522-2288-698। हमारा दूसरा नंबर है 0522-220-5756 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-5233। और आप सभी दर्शकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि जब भी आप फोन करें अपने प्रश्न को पूछने के लिए अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें, ताकि हमें आपका प्रश्न साफ और स्पष्ट आवाज में सुनाई दे। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शीत ऋतु आरंभ हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं मौसम ने किस तरह से करवट बदली है। ऐसे में हम इंसानों के लिए ही कितना मुश्किल हो रहा है सर्दी से जूझ पाना। ऐसे में बेजुबान पशु जो हम लोग पालते हैं, जिनकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, उनकी रक्षा हम कैसे करें, उनका पालन कैसे करें, इसके बारे में जानकारी दें। आपका पशुधन है उसको हमें सुरक्षित किस तरह रखना है, ये सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, क्योंकि ऐसा है कि अगर पशुधन सुरक्षित रहेगा तो पशुपालक की आय में वृद्धि होगी जी। तो पशुधन को सुरक्षित रखने के लिए हमें मुख्य 4 बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। एक तो पशु के जो पशु हैं उनको किस तरह रख रखाव किया जाए। डॉक्टर साहब, आपको रोकना चाहेंगे, एक हमारे कॉलर इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं, शिव कुमार जी। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ जी मैडम। जी, थोड़ा जोर से अपना प्रश्न पूछिए। जी मैडम, हम ये पूछना चाहते हैं जी कि हमारे पास कुछ पशु हैं, तो उनके ठंडी के बारे में क्या कुछ जानकारी बताएंगे? जी, मतलब आप चाह रहे हैं कि उनको ठंड से बचाने के उपाय के बारे में हम आपको जानकारी दें। डॉक्टर साहब। शिव कुमार जी, ये मैं प्रश्न जो आपका है इसी पर मैं उत्तर देने जा रहा हूँ कि हमको इस ठंड के मौसम में पशुओं को रखने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि उनको अंदर रखा जाए। अंदर का मतलब ये है कि इसका इस तरह का सेट बना दिया जाए जिसमें 8 फीट की दीवार पर 4 फीट के खंभे लगा दिए जाते हैं और उसके ऊपर शेड डाल दिया जाता है, टीन शेड वगैरह, और साइड में जो खिड़की जो रहेंगी उस पर आप कुछ पल्ली वगैरह जरूर डाल दें। दूसरी चीज ये है जिससे हवा न जाए, और उसके अंदर कुछ धूमी वगैरह जरूर सिलगा दें जिससे किसी प्रकार के मच्छर वगैरह या किस तरह की जो भी है पशुओं को न लगें, क्योंकि मच्छरों के रहने से होता क्या है कि कुछ बीमारियां खून के जरिए मच्छरों से खून में चली जाती हैं, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि जहां रखा जाए वहां पर नीचे की जो सतह होती है वो पक्की होनी चाहिए और ढालू होनी चाहिए, जिससे उनका मलमूत्र वगैरह जो होगा वो एकदम से नीचे आ जाएगा नाली में, और कहीं भी बैठ करके मतलब ये ना हो कि बैठ जाए पशु और उसको किसी प्रकार का इन्फेक्शन उनके थनों में ना हो जाए। तो इस तरह से उनको अंदर रखा जाए, और धूप अगर निकलती है बाहर तो बाहर दोपहर में धूप में उनको कहीं रखा जाया जा सकता है। तो रखने का तो ये उपाय है शिव कुमार जी। दूसरी चीज मैं बताने जा रहा था मैडम कि उनको किस तरह का खान पान दिया जाना चाहिए। इस समय सुचारू भोजन दिया जाना चाहिए। सुचारू भोजन में ये है कि उसमें भोजन जो हो उसमें चोकर, चूनी और खली की मात्रा होनी चाहिए। तो एक बैलेंस्ड डाइट जो भोजन होता है उसमें 3 चीज जरूर होती हैं। एक जो पशु होता है जो दूध नहीं भी देता है तो उसको आप प्रति पशु को 1 किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से कंसंट्रेट राशन जरूर दिया जाता है, जो जिसको कहते हैं कैटल फीड के रूप में, उनकी सेहत और उनको सेहत को बनाने के लिए। इसके अलावा ये है कि जितना पशु अगर दूध देने वाला है तो 400 ग्राम उसको कैटल फीड और उसको ऐड कर दिया जाए। जैसे सपोज करिए पशु 10 किलोग्राम दूध देता है तो 4 किलोग्राम इसका और 1 किलोग्राम उसका निर्वहन वाला जो मैंने बताया, यानी इसका मतलब यह है 5 किलोग्राम प्रति दिन पशु को जरूर कंसंट्रेट राशन दिया जाता है। इसके अलावा उसको जो भूसा वगैरह है ये 5 से 10 किलोग्राम तक दिया जाना चाहिए, और सुबह और शाम 2 बार उसको डिवाइड करके दे देना चाहिए। ये जितना हरा चारा है, तीसरी चीज जो दी जाती है वो डिवाइड करके, यानी आधा सुबह आधा शाम, इस तरह उपलब्धता के आधार पर दिया जाना चाहिए। और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। हेलो। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी बताएं। सर, हमारा प्रश्न एक बच्चिया हमारी है जी, वो 3 साल हो गया, वो अभी बढ़ा नहीं रही है जी और रुक नहीं रही है वो। ऐसा है राजेश सिंह जी
क्यों बच्चियां रुक नहीं रही है, इसका मतलब यह है ये रिपीट ब्रीडर का केस है। मतलब ये बार बार जो गर्मी पे आती है, इसको आपको वहां पर नजदीक के पशु चिकित्सालय पर दिखा देना है। दिखाने से ये होगा कि उस पर जो अगर उसके अंदर कुछ उसके बच्चेदानी में कभी कभी कमी होती है, उसको देख लिया जाता है। कभी कभी हार्मोन की मात्रा का असंतुलन होता है, जिसकी वजह से वो बार बार गर्मी पे आती है। तो इस तरह से न रुकना एक किसी प्रकार का हार्मोन का असंतुलन होता है, जो कि आप अपने पशु चिकित्सालय पर दिखा करके उसका उपचार करा सकते हैं। और बाकी ये है कि जब रुक जाती है तो उसके बाद उसका जो खान पान का है वो भी आपका प्रबंध अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए आपको सलाह पशु चिकित्सा अधिकारी जो बगल में है उनसे ले लेना है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि आपको रखने का जो वो है और खान पान का दोनों जो हैं उनकी सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा उसकी पशु प्रजनन क्षमता पर भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि पशु प्रजनन क्षमता को जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे, कहने का मतलब यह है कि वो हम लोग कृत्रिम गर्भाधान के जरिए उनका अच्छा मतलब। डॉक्टर साहब आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं शाहजहांपुर से। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, हम ये पूछना चाहते हैं, हमारी भैंस जो है 2.5 महीने की गाभिन होती है, क्या उसको खली वगैरह खिला सकते हैं? जी डॉक्टर साहब उनके खाने का आप हाँ, जानकारी नीरज दे दें। तिवारी जी, आपने जो जैसे अगर 2.5 महीने की गाभिन है पशु, तो उसको खली जरूर खिलाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, उसको संतुलित राशन जो दिया जाना चाहिए उसमें चोकर हो, खली हो और चुनी हो। 50% चोकर, 25% खली और 25% जो चूनी की मात्रा होनी चाहिए। तो आप इस तरह से जो राशन होता है उसमें ये होता है, खली आप जरूर खिला सकते हैं, चाहे सरसों की हो, चाहे आपको ये तिल की हो, इस तरह की कोई भी खली आप दे सकती हैं, वो बहुत अच्छा होता है। खली देने से डॉक्टर साहब दूध की मात्रा में बढ़ती है। जी, एक और कॉलर हरदोई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, शायद संपर्क नहीं हो तो रहा है। इसको जरा ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, तो एक तो उसको हमारे यहाँ जो कृत्रिम गर्भाधान के प्रोग्राम हैं वो चलाए जाते हैं। ये इससे क्या होता है, कृत्रिम गर्भाधान से 2 चीजों का फायदा होता है। एक तो पशुओं की नस्ल में सुधार हो जाता है जी, उन्नत नस्ल के पशु बच्चियां पैदा होती हैं। दूसरा, उसमें दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए कोई भी जो एक साधारण गाय है जी, वो अगर साहब 10 एक कॉलर जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, शायद संपर्क इनसे भी नहीं हो पा रहा है जी, आप अपना 10 जैसे सपोज करिए कि कोई गाय अगर 10 किलोग्राम दूध दे रही है, और अगर हमको अच्छी नस्ल का कृत्रिम गर्भाधान के जरिए अगर हम वो उससे प्राप्त करेंगे, जो बच्चियां पैदा होगी वो अच्छी बच्चियां पैदा होगी, अच्छे उन्नत नस्ल की बच्चियां पैदा होगी, और उस बच्चिया का दुग्ध उत्पादन 2 गुना या 3 गुना हो सकता है जी। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि जब दुग्ध उत्पादन अच्छा होगा तो पशुपालक की आय में वृद्धि होगी, इसलिए आर्थिक स्थिति और अच्छी हो जाएगी, इससे स्थिति बहुत अच्छी होगी। अगला पॉइंट जो मैंने बताया, चौथा, कि उसका रोग का नियंत्रण अच्छा होना चाहिए। रोग नियंत्रण के लिए हमें समय समय पर टीकाकरण जरूर करा लेना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि पशुओं में मुख्य प्रकार के कुछ रोग ऐसे होते हैं कि जैसे गला घोटू का रोग, लंगड़िया बुखार का रोग। डॉक्टर साहब महाराजगंज से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना प्रश्न करना चाहते हैं जी, अपना प्रश्न पूछे। हेलो हाँ मैम, नमस्ते। नमस्ते, बताइए। हाँ, मेरी गाय जो प्रेग्नेंट है जी, और उसको ठंडी से बचाने के लिए क्या क्या मतलब करना चाहिए हमें? जी, उनकी सुरक्षा तो के क्या हरीश उपाय कुमार जी, जैसा कि मैंने बताया कि अभी आपको ये मैंने इसका उत्तर दिया था कि अगर कोई भी गाभिन पशु हो चाहे एक सामान्य पशु हो, उसको ठंडी से बचाने के लिए आपको ऐसी जगह रखना होगा जहां पर उसको ठंडी ना लगे, यानी उसको बंद जो भी आप उसका बाड़ा बनाएं, उसमें बाड़े में हमने बताया कि उसको जो दीवार बनाएं 8 फीट की, उस पर 4 फीट के खंबे लगा करके ऊपर शेड बना दें, उसके बाद जो जंगले हों उस पर पल्ली वगैरह डाल दें जिससे ठंड ना लगे। इस तरह के उसमें रखा जाना चाहिए, और दोपहर के मौसम में अगर धूप है तो उसको बाहर रखा जाए जिससे ठंड से बचाया जा सके। तो इस तरह से हमारे जो मुख्य बीमारी है उसके खिलाफ हमको टीकाकरण कराया जाता है। जैसे खुरपका मुंह पका का टीकाकरण सब जो वर्ष में 2 बार किया जाता है। अभी हमारा अभियान एक FMDCP का है, पशुपालन विभाग की तरफ से वो हुआ है। उसके बाद हमारा मार्च अप्रैल में फिर दोबारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। एक और कॉलर हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो
जी सर। हेलो जी सर। हेलो है हेलो हेलो जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मालदा থেকে বলছিলাম। अच्छा, आप कृपया जोर से और स्पष्ट आवाज में अपना प्रश्न करें। जी बताएं, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैडम आप पहले अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें ताकि आपकी आवाज साफ आ सके। तो जी संपर्क नहीं हो पा रहा है डॉक्टर साहब, तो अपना उत्तर कुछ जारी रखें। बीमारियां जैसे मैंने बताया जो हमारे भैंसों में होती हैं, पड़ियों में होती हैं, तो गला घुटने की बीमारी होती है, उसका टीकाकरण हमें बरसात से पूर्व में जरूर लगवा देना समय से कर चाहिए। लेना चाहिए। और लंगड़िया बुखार जैसे ज्यादातर गौवंशी पशुओं में ज्यादा होता है, इसको भी हमें बरसात से पूर्व दोनों का टीकाकरण अवश्य कराना है। और खुरपका मुंह पका रोग जो है हर पशु में, जो भी जिनमें खुर फटे होते हैं उनको होता है, ये वर्ष में 2 बार टीकाकरण जरूर कराया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, अभी हमारा अक्टूबर नवंबर में विभाग की तरफ से, पशुपालन विभाग की तरफ से खुरपका मुंह पका का निःशुल्क टीकाकरण किया गया और अगला टीकाकरण मार्च और अप्रैल में किया जाना है, जिसको आप नियमित रूप से पशुपालक भाई इसको करा लें, क्योंकि एक खुरपका मुंह पका रोग इस तरह का रोग है जो कि इससे पशु की मृत्यु तो बहुत कम होती है, लेकिन ये ऐसा विश्व का भयंकर रोग माना गया। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करके फिर अपना प्रश्न करें। हेलो हाँ सर, हेलो, आप अपने टीवी का आवाज थोड़ा सा कम कर दें तो आपकी आवाज हमें साफ आएगी। हेलो जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हैं? ये संपर्क कट गया। डॉक्टर साहब अपना तो उत्तर जारी जो रखें। मैंने बताया, खुरपका मुंह पका रोग ऐसा रोग है जिससे मृत्यु तो बहुत कम होती है, लेकिन उसकी परेशानी तो बढ़ी जाती है। उसमें क्या है कि पशु के चल ना पाना, क्योंकि इसमें एक कहावत है कि पशु लंगड़ा दूध गया चारा नहीं खा पाए, गाभिन पशु बच्चा डाले और पशुपालक त्रस्त हो जाए। तो इस तरह का रोग है कि इसमें पशुपालक एकदम से त्रस्त हो जाता है, क्योंकि उसके उत्पाद पदार्थों के आवागमन पर रोक लग जाती है, पशु की उत्पादन क्षमता में कमी हो जाती है, पशु चल नहीं पाता, तो पशु बेकार हो जाता है। इसलिए इसको वर्ष में 2 बार जरूर इसका टीकाकरण कराया जाना चाहिए पशुपालक भाइयों से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा ये भी बताना है कि पशुपालक भाई ये भी ध्यान रखें कि पशुपालन की विभाग की तरफ से कुछ ऐसी सब लखनऊ से ही एक कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो हेलो, हाँ मैम जी अपना प्रश्न पूछिए। मैं प्रश्न ये पूछ रहा था कि जैसे कि जो गाय है ना जी, तो इन लोगों को किस प्रकार सुरक्षित रखें कि ये हमें ज्यादा दिन तक जीवित रहें और ज्यादा इन लोगों को कोई उत्पादन दे सके आपको। बहुत अच्छा प्रश्न किया डॉक्टर साहब इन्होंने। नहीं अमित जी, ऐसा है समय तक, जैसे कि मैंने बताया, पशुओं को रखने के लिए इसमें 4 बातों पर अगर आप विशेष ध्यान देंगे, जैसे पशुओं के रख रखाव पर, पशुओं के अच्छे खान पान पर, पशुओं की प्रजनन क्षमता पर ध्यान देंगे और उसके रोग नियंत्रण, उनके रोगों में जैसे टीकाकरण समय से लगवाते रहेंगे, तो पशु एकदम से आपका स्वस्थ रहेगा, उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि रहेगी, अच्छा दूध देगा, और जब दुग्ध अच्छा देगा तो उसके आपकी आय में भी वृद्धि होगी। इसलिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो मैंने ये बताया कि इसके अलावा हमारे पशुपालन विभाग से कुछ ऐसी भी स्कीम चल रही हैं जो कि लोगों को लाभकारी भी हैं, जैसे हमारे यहाँ कामधेनु योजना। कामधेनु योजना एक ऐसी योजना है। के लिए क्षमा चाहेंगे, एक कॉलर और जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो हेलो जी अपना प्रश्न पूछिए और अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दे ताकि आपकी आवाज हमें साफ आ सके। जी बोलिए। हेलो जी बताएं, अपना प्रश्न पूछें। हमारी पैसे से हेलो हाँ जी, आप प्रश्न पूछें, हमें आपकी आवाज आ रही है। आ रही मैडम। जी बताएं, आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? मैडम ये पूछना चाहता हूँ मैं, हमारी भैया ना वो हरी नहीं हो रही मैडम। अच्छा अच्छा, हरी नहीं हो रही जी। राजेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया, जैसे आपकी जो पड़िया है या जो भी है, जो हरी नहीं का मतलब यह है गर्मी पर नहीं आ रही, इसका मतलब यह है कि आपको कैंप लगते हैं, हमारे पशु चिकित्सालय पर कैंप लगाए जाते हैं
हर पशु चिकित्सालय से हर माह किसी न किसी गांव में कैंप लगाई जाती हैं। उसमें आपको ले जाना है और उसमें क्या है, कुछ ऐसी दवाएं उसमें दी जाती हैं, कुछ मिनरल मिक्सचर दिए जाते हैं, पेट के कीड़े की दवा दी जाती हैं और बच्चेदानी पर कुछ दवा लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है वो समय से गर्मी पे आ जाती है और उसका कृत्रिम गर्भाधान करा दिया जाता है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपना प्रश्न पूछेंगे। हेलो। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कुशीनगर जिले से बोल रहा हूँ। मेरा नाम शैलेश पालन। जी, अपना प्रश्न करें। मेरा प्रश्न है कि मेरे जो गाय है जो हाल में बच्चियां दी है और ठीक से दूध नहीं दे रही है। अच्छा जी। गाय जो बच्चियां दी है शैलेश जी, उसमें दूध न देने का मकसद यह है कि या तो ऐसा है कि उसको प्रॉपर खुद ऐसी मात्रा नहीं दी गई है कैल्शियम फास्फोरस की, या कोई उसमें जो भी खान पान में उसकी कुछ कमी रही है जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको करना ये होगा, उसको प्रॉपर उसको खान पान में ध्यान देना होगा, उसको अच्छा मतलब कंसंट्रेट राशन दीजिए जितना मैंने बताया है। अगर दुग्ध उत्पादन मान लीजिए 10 लीटर दूध देने वाली गाय है, इससे पहले रही है, तो उसको कम से कम जैसे मैंने बताया 5 किलो कंसंट्रेट राशन दिया जाना चाहिए, जो आधा दिन भर में देना है, 2.5 किलो करके 2 बार। भूसा देना है 5 से 10 किलोग्राम तक पूरे दिन में, और हरा चारा उपलब्धता के हिसाब से देना है। जब पूरा राशन देंगे, इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कुछ ऐसी दवाएं और होती हैं जो दुग्ध को बढ़ाती हैं, ग्लैक्टागॉग टाइप की होती हैं, उनको आप पशु चिकित्सा अधिकारी जो हैं आपके जो अस्पताल पर हैं उनसे संपर्क करके। काफी कुछ है इस विषय पर बात करने के लिए, बताने के लिए, पूछने के लिए, लेकिन हमारे स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि हमारे कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब से जो भी जानकारी मिली है आप उसका पूरा लाभ उठाएंगे। शीत ऋतु में ही नहीं बल्कि हर ऋतु में आप अपने पशुओं का पूरा ख्याल रख के अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। आगे आने वाले अंकों में भी हम आपको इसी प्रकार उपयोगी जानकारी देते रहेंगे। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आप आए हैं, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।